गाइस, आज की एनीमे काफी मजेदार है, जहाँ पर ये बेचारा हाई स्कूलर हमारा ट्रैकुन का एक नया शिकार बन जाता है। लेकिन जब वो उठता है तो पता चलता है कि वो एक इशिकाई दुनिया में है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता है कि उसके पास एक हिडन ट्रेट है जो उसे इमॉर्टल बना देता है। तो चलो निकल पड़ते हैं और एक एनीमे के सफर पे। कहानी शुरू होती है एक इशिकाई दुनिया में, जहाँ एक हाई स्कूलर जिसका नाम रियो है, वो एक खाली कॉटेज के अंदर पड़ा होता है। कॉटेज में कोई फर्नीचर नहीं होता, सिर्फ 2 किताबें और एक छुरी टेबल पर रखी होती है। रियो उठता है, इन तीनों चीजों को इग्नोर करते हुए और थोड़ी सी ताजी हवा लेने के लिए वो बाहर चला जाता है। वो चारों तरफ देखता है कि हर जगह उसे सिर्फ ऊंची ऊंची पहाड़ें दिखाई देती है। फिर वो अपने हाथ को देखता है और एक स्पेल को बोलता है, जिससे एक छोटी सी पानी की धारा मैजिक से उसके हाथ में आकर गिरती है। ये सब कुछ दिन पहले शुरू हुआ था, जब रियो अचानक से अपने आप को एक सफेद खाली जगह पे पाता है। जब वो सोच रहा होता है कि ये जगह कैसी है, तभी इस जगह का एक एंजल सामने आता है और लियो का दिमाग की बातें पढ़कर यकीन दिलाता है कि ये आफ्टर लाइफ नहीं है। एंजल खुश होता है इतने सालों बाद किसी विजिटर को देखकर, लेकिन साथ ही दुखी भी होता है कि क्योंकि रियो अपने असली दुनिया में ट्रक से टक्कर खाकर मर गया था। रियो को ये ऑलरेडी पता होता है और वो ऑलरेडी समझ जाता है कि अब उसकी पुनर्जन्म होने वाला है। रियो एंजल से पूछता है कि उसका ये न्यू लाइफ में उसे क्या करना चाहिए। तब एंजल उसे बताता है, तुम्हारी जो इच्छा तुम वो करो। रियो हमेशा एक स्लो एंड बोरिंग जिंदगी जीना चाहता था और मिचेल एंजल की अप्रूवल मिलने के बाद वो तैयार हो जाता है एक मैजिक से भरी दुनिया में जन्म लेने के लिए। जाने से पहले मिचेल उसे उस दुनिया के बारे में और भी बहुत कुछ बताती है। मिचेल के हिसाब से सिर्फ 20% लोगों को ही मैजिक यूज करना आता है और रियो के केस में वो भी मैजिक यूज कर सकता है। वो पानी के एलिमेंट के साथ सबसे ज्यादा कंफर्टेबल है, क्योंकि उसने एक स्लो और बोरिंग लाइफ मांगी थी। मिचेल उसे रोंडो के जंगल में भेज देता है, जहाँ वो अकेले एक छोटा सा कॉटेज में रहे। मिचेल पहले से ही उसके लिए 2 महीने का खाना अरेंज कर देता है। कॉटेज के अंदर उसने 2 किताब भी छोड़ दी थी, जो रियो को इस दुनिया और मैजिक के बारे में सिखाने में मदद कर सकती है। और सिर्फ किताब पढ़ने के बाद ही रियो सीख पाया था कि कैसे हवा में से पानी को बुलाया जाता है। फिलहाल उसे जंगल के मॉन्स्टर से चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मिचेल ने घर के आसपास एक बैरियर बना दिया था। रियो एक बार फिर से वाटर मैजिक का प्रैक्टिस करता है और सिर्फ सोचने से ही एक वाटर बॉल बना लेता है। अब उसे स्पेल बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती। अपने मैजिक का यूज करके रियो बटटब को ताज़ा पानी से भर देता है, जो मुझे थोड़ा डिस्गस्टिंग लगता है, क्योंकि टेक्निकली पानी उसके अंदर से आ रहा है। बटटब का पानी बहुत ज्यादा ठंडा होता है, इसलिए उसे अब इसे गर्म करना पड़ेगा। वो आग जलाने की तैयारी करता है, वो भी इंसानों की सबसे ज्यादा पुरानी और बेकार टेक्निक से। कई बार कोशिश करने के बाद भी जब चिंगारी नहीं जलती तो बेचारा हार मान जाता है और सोचता है कि शायद मैजिक इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन हो। अपनी पिछली जिंदगी की केमिस्ट्री का नॉलेज यूज करके रियो पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करता है, लेकिन इससे पानी बर्फ में बदल जाता है। अब उसके पास बर्फ होता है तो वो उसका यूज मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह सूरज की रोशनी को एक जगह इकट्ठा करने के लिए करता है और आखिरकार आग जला लेता है। उस आग की मदद से रियो गर्म पानी बनाता है और एक लंबी और सुकून भरी बात लेता है। उसका दिमाग शांत हो जाता है और वो रियलाइज करता है कि वो वही टेक्निक को उल्टा करके डायरेक्ट हॉट वाटर भी बना सकता है। फिलहाल वो डिनर करने के लिए बैठ जाता है। डिनर करते वक्त उसे रियलाइज होता है कि उसे जल्दी हंटिंग शुरू करनी होगी, क्योंकि उसका खाना खत्म हो जाएगा। लेकिन वो थोड़ा सा हेजिटेट करता है, क्योंकि अगर वो जंगल में गया तो उसका सामना मॉन्स्टर से होगा और उसके पास सिर्फ एक छोटा सा छुरी है जो मिचेल ने दी थी। इसका मतलब उसे अब डिफेंसिव मैजिक भी सीखना पड़ेगा। अगले दिन रियो अपने पहला अटैक स्पेल वाटर बॉल पर काम करता है, लेकिन वो जिस ट्री को टारगेट किया था उस ट्री को कोई डैमेज नहीं होता है, तो वो स्पेल को मॉडिफाई करता है। बॉल को एक एरो के साइज में बदल देता है। घंटों की प्रैक्टिस के बाद ही वो वाटर जेट स्पेल का सबसे बेसिक फॉर्म अनलॉक कर पाता है। अगले दिन वो अपनी आइस मैजिक पर काम करता है, क्योंकि उसकी वाटर मैजिक अब तक बैटल में इफेक्टिव साबित नहीं हुआ है। वो ध्यान से एक आइस क्रिस्टल बनाता है, लेकिन उसे हवा में उड़ा नहीं पाता, क्योंकि बर्फ को प्रोजेक्टिंग करना पानी के मुकाबले बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। फिर भी घंटों की प्रैक्टिस के बाद रियो एक साथ कई आइस क्रिस्टल को सुमन कर लेता है, लेकिन उन्हें ट्री तक लॉन्च नहीं कर पाता। कुछ दिन तक लगातार ट्राई करने के बाद वो इतना स्किल्ड हो जाता है कि तुरंत आइस क्रिस्टल बना सके, लेकिन अभी भी उसके पास इतना पावर नहीं है कि उन्हें प्रोजेक्टाइल की तरह यूज कर सके। फिर भी वक्त कम पड़ रहा होता है, इसलिए रियो एक तरीका निकालता है और आइस क्रिस्टल को एक स्पेयर की तरह यूज करके जंगल में निकल पड़ता है। रिवर के किनारे उसे कुछ क्वार्ट्ज मिलता है, जिससे बहुत ज्यादा खुश होता है, क्योंकि अगर उसका मन्ना खत्म हो गया तो वो इससे आग जला सकता है। उसके बाद वो कुछ मेडिकल हर्ब्स कलेक्ट करता है। तभी एक मॉन्स्टर जिसका नाम लेजर बोअर होता है उसे आसान शिकार समझकर उस पर हमला कर देता है।
बोआर सीधा उसकी तरफ चार्ज करता है, लेकिन डर के मारे रियो अपना पैर भी हिला नहीं पाता और इस वजह से ही उसका इशिकाई सफर वही खत्म हो जाता। लेकिन बिल्कुल आखिरी पल पे दोबारा मरने का ख्याल उसे एक तरफ कूदने में मदद करता है। इस बार वो अपने मैजिक का फायदा उठाता है और जमीन को बर्फ बना देता है, जिससे बोआर फिसल जाता है। फिर वो तुरंत कई आइसलेस सुमन करता है जो सीधा बोआर को इंजर्ड कर देता है और उसका मौत हो जाता है। वैसे कहते हैं ना, डेस्परेट टाइम्स कॉल फॉर डेस्परेट मेजर। ये उस पर बिल्कुल फिट बैठता है क्योंकि उसने पैनिक के बीच भी वाटर मैजिक का इतना अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया है जो कि तारीफ के लायक था, लेकिन वो अभी भी उतना ज्यादा पावरफुल नहीं बना है। वो घर लौटकर तुरंत मॉन्स्टर कॉम्पेंडियम पढ़ने लगता है। उसे जल्दी समझ आ जाता है कि लेजर बोआर सबसे कमजोर मॉन्स्टर था। रियो आराम से किताब पढ़कर दूसरे मॉन्स्टर्स के बारे में जानने लगता है क्योंकि अब उसे लगने लगा है कि शायद उसकी स्लो लाइफ इतना स्लो नहीं है। वो उस पेज पर पहुंच जाता है जहाँ ड्रैगन्स के बारे में लिखा हुआ था और उस पेज पर सिर्फ ये लिखा होता है कि अगर तुम्हें कभी भी ड्रैगन दिखे तो तुम उधर से भाग जाना। वैसे तो तुम उससे बच नहीं सकते, फिर भी भागने की कोशिश जरूर करना। फिर वो अगले पेज को पलटता है जहाँ आकुना नाम के मॉन्स्टर का जिक्र होता है। उस मॉन्स्टर के लिए तो उसे भागने की भी जरूरत नहीं है, बस उसे ये दुआ करना है कि वो बस उसके सामने ना हो। किताब उसकी ज्यादा मदद नहीं कर रही थी, लेकिन वो फिर भी उसे पढ़ते जा रहा था। तुम लोग सोचोगे कि कल के हंटिंग एक्सपीरियंस के बाद बेचारा डर गया होगा और कभी भी हंटिंग वगैरह नहीं करेगा, लेकिन एक लड़का हमेशा घर के अंदर तो नहीं रह सकता ना। तो अगले दिन वो अपना बोरिया बिस्तर बनता है, मतलब तैयार होकर फिर से बाहर जाता है। दिन की शुरुआत अच्छी होती है क्योंकि उसे एक पेड़ पर फ्रूट्स मिल जाता है। जब वो पहला बाइट्स लेता है उसे लगता है कि कल का पूरा स्ट्रेस खत्म हो गया है एक बाइट से, बिकॉज फ्रूट बहुत ज्यादा ही स्वादिष्ट था। लेकिन फिर उसका स्ट्रेस वापस आ जाता है जब एक एसेसियन हवाक उस पर अटैक करता है एंड उसे गिरा देता है। रियो देखता है कि हवाक उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसके पास कोई तरीका नहीं है उसे हराने का। हवाक एयर मैजिक का यूज करता है जो दिखाई भी नहीं देता, इसलिए रियो उसका सामना नहीं कर सकता। तब उसे किताब की बात याद आती है और वो भागने लगता है, लेकिन वो एक हवाक से कैसे तेज भाग सकता है। जब उसे लगता है कि वो फंस गया है तो वो फाइट करने का फैसला करता है। वो अपनी आइस मैजिक का यूज करके हवाक को ट्रैप करता है। जब उसे लगता है कि हवाक मर गया है वो उसके पास जाता है, लेकिन हवाक आइस तोड़ देता है, पर इससे उसकी एक आंख जरूर इंजर्ड हो जाती है। जब हवाक को लगता है कि रियो अब पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है तो वो भाग जाता है। रियो चैन की सांस लेता है और जमीन पर गिर जाता है। वो शिकायत करता है कि वो जिस स्लो लाइफ की इच्छा की थी वो बिल्कुल भी स्लो नहीं है। अब वो घर लौटने की कोशिश करता है, लेकिन उसे समझ आता है कि हवाक से भागने के चक्कर में बेचारा घर का रास्ता ही भूल गया है। जब वो जंगल में रास्ता ढूंढ रहा होता है तब वो एक चीज को देख के बहुत ज्यादा डर जाता है। दरअसल तब उसका नजर एक डलाहन पर पड़ती है। उसका कोई सर नहीं होता है और उसकी गर्दन से धुआं निकल रहा होता है। डलाहन अपनी घोड़े की देखभाल कर रही होती है। इधर रियो जैसे तैसे करके अपने घर के रास्ता ढूंढ लेता है, अपने घर पहुंच जाता है। टाइम के साथ साथ वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाता है, कई मॉन्स्टर से लड़ते हुए और फिशिंग करते हुए। अब उसकी आइस इतना ज्यादा पावरफुल हो गया है कि वो पहाड़ को भी काट सकता है। वो लगातार स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश करते रहता है और इस पॉइंट पर उसे अपनी ये न्यू जिंदगी की आदत होने लगी है। लेकिन हर रात वो उस जगह पर जाता है जहाँ उसने डलाहन देखा था एंड उधर जाने का ये कारण था कि वो डलाहन से लड़ना चाहता था, क्योंकि रियो अपने आप को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहा था। उसे डलाहन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता क्योंकि मॉन्स्टर कॉम्पेडियम में उनके बारे में कुछ नहीं लिखा था। शायद डलाहन मॉन्स्टर ही ना हो या फिर शायद वो बिगिनर्स बुक में नहीं है। रियो हर दिन उसके साथ फाइट करने के लिए जाता है, लेकिन वो हर बार हार जाता है। रियो इधर बार बार इसलिए आता है क्योंकि उसे लगता है डलाहन उसे स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहा है। वो देखता है कि डलाहन एक आइस स्वॉर्ड बनाता है। डलाहन उसके सामने स्वॉर्ड को ऐसे रखता है कि जैसे वो कह रहा है कि ये तुम्हारे लिए है। रियो हिंट समझ जाता है और जब वो स्वॉर्ड ले लेता है डलाहन शांति से वहाँ से चला जाता है। अगले कुछ दिन या शायद कुछ हफ्तों तक रियो की जिंदगी शांत रहती है, तब तक जब तक उसका सामना फिर से उस रिवेंजफुल हवाक से नहीं हो जाता। उस दिन वो हमेशा की तरह ट्रेनिंग कर रहा होता है। जब उसे हवाक दिखाई देता है उसे तुरंत समझ आ जाता है कि ये वही हवाक है जिसके साथ उसने फाइट किया था, क्योंकि उसका एक आँख नहीं था। लेकिन पहले ये हवा काला नहीं था, बट अब ये काला भी है और पहले से बड़ा भी लग रहा है। इसका मतलब हवाक अब इवॉल्व हो चुका है। हवाक इतनी ताकत से उस पर अटैक करता है कि रियो को अपनी 5 लेयर वाला आइस वॉल को लगाना पड़ता है, लेकिन हवाक उसे इजीली तोड़ देता है। वो 10 लेयर वाला वॉल बनाता है, लेकिन हवाक उसे भी तोड़ देता है। जब वो आइस लेंसर यूज करता है हवाक उसके बीच से उड़ते हुए सीधा रियो पर अटैक करता है। उसका सपोर्ट स्टिक गिर जाता है और घबराहट में वो डलाहन की दी हुई तलवार उठाकर हवाक पर अटैक करता है। तलवार काम करता है, हवाक पीछे गिर जाता है, लेकिन फिर पूरी ताकत से उस पर
पर वापस अटैक करता है। रियो उसी स्वॉर्ड से उसे इंजर्ड कर देता है और हवा गिर जाता है। रियो हवा के पास जाकर कहता है कि ये क्रिएचर कितना ज्यादा डिटरमाइंड था, उसने दोबारा उसकी आंखें छीन ली। उसे पता है हवा उससे लड़ना चाहता था, लेकिन उसके लिए हवा से लड़ना उसे स्ट्रांग बनने का एक तरीका था। इस वजह से रियो हवा का शुक्रिया अदा करता है। रियो यह भी मानता है कि हवा सिर्फ उससे लड़ने के लिए अपने आप को इवॉल्व किया था, इसलिए वो उसे इज्जत देता है और उसे अपने हाथों से मरने देता है। रियो अपना तलवार निकालता है और हवा मर जाता है। रियो अपनी जर्नी कंटिन्यू करता है बिना ये जाने कि ड्रैगन उसके पास ही है। एक ड्रैगन उसके पास आता है और बात करता है। रियो हैरान रह जाता है कि वो एक ड्रैगन की आवाज सुन सकता है। वो ड्रैगन भी बहुत ज्यादा खुश होता है कि वो अपनी टेलीपैथी का पावर दोबारा से यूज कर पा रहा है। ड्रैगन रियो से पूछता है कि क्या उसने कोई इवॉल्व हवाक देखा है। रियो कहता है कि उसने उसे मार दिया। ड्रैगन हैरान होता है, रियो के पास ऐसी कौन सी पावर है जो उसने हवा को मार दिया। तो रियो उसे स्वॉर्ड दिखाता है। ड्रैगन तुरंत पहचान जाता है कि ये फेरी किंग की तलवार है। ड्रैगन पूछता है कि रियो ने ऐसा क्या किया जो फेरी किंग ने उसे ये तलवार दी, लेकिन रियो को भी इस विषय में कुछ पता नहीं होता है। जब ड्रैगन का सवाल खत्म होता है तब रियो भी उससे कुछ सवाल पूछता है। दोनों रात तक बहुत सारी बातें करते हैं, जब तक ड्रैगन कहता है कि उसे अब जाना होगा। जाने से पहले रियो अपने इंट्रो देता है और ड्रैगन कहता है कि उसका नाम लुइन है। रियो लिटरली अपनी नई जिंदगी में मजे ले रहा होता है, इतना ज्यादा कि जिस एंजल ने उसका पुनर्जन्म किया था वो अपना स्लैब दोबारा चेक करता है और देखता है कि उससे एक इम्पोर्टेंट चीज मिस हो गई थी। हमें पता चलता है कि रियो के पास इस नई दुनिया में एक हिडन फीचर है जो एंजल को पता नहीं चला था, क्योंकि वो लास्ट टाइम जिस पर्सन को उधर भेजा था उसके पास ये पावर नहीं था। एंड रियो के पास जो पावर है ना, वो पावर है इटर्नल यूथ की, यानी हमेशा जवान रहने की पावर। अब हमें नेक्स्ट दिन का सीन दिखाया था जिधर रियो सुबह सुबह अपना शिकार पर समुद्र के किनारे कुछ सी फूड इकट्ठा करने के लिए गया था। तभी उसे एक टूटा हुआ शिप मिलता है। उसे एक आदमी की लाश बोट के पास मिलती है और पल्स चेक करने पर पता चलता है कि बेचारा इस दुनिया से जा चुका है। फिर रियो देखता है कि एक और आदमी जिसका नाम है एबेल, जो बोट के दूसरी साइड पर पड़ा है। खुशी की बात यह है कि आदमी जिंदा है और सांस ले रहा है। अब हमें पास्ट का एक सीन दिखाया था जिधर एबेल और कुछ लोग इस बोट से सफर कर रहे थे जब अचानक से जबरदस्त बिजली एंड आंधी आ गई। उस आंधी के बीच में एक टाइटन ऑक्टोपस ने उनकी बोट पर हमला कर दिया, जिससे बोट दो टुकड़ों में टूट गई और सब लोग डूब गए। लकीली ये घटना ज्यादा दूर नहीं हुई थी, जिस वजह से सभी लोग यही किनारे आ गए। फिलहाल रियो ने एबेल को, जो अभी तक बेहोश है, उसे अपने घर पे ले आया है और खुद घर के काम करने चला गया है। तभी एबेल की आंखें खुलती है और वो सोचता है कि वो कहाँ है। वो घर से बाहर जाता है और देखता है कि एक फ्लावर गार्डन जिसमें बीच में स्टोन पथ बनाया गया है जो जंगल तक जाता है, सब रियो ने बनाया है। तभी रियो वापस आता है और कहता है कि उसे बहुत खुशी हुई कि एबेल ठीक है, जबकि रियो को पता भी नहीं है कि ये आदमी है कौन। दूसरी तरफ एबेल बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसने रियो की प्रेजेंस बिल्कुल भी महसूस नहीं किया। एबेल रियो से पूछता है कि क्या वो कोई गॉन वाला है जिसके पास कोई कपड़ा वगैरह नहीं है, पर फिर वो रुक जाता है क्योंकि वो पहला मुलाकात में बुरा इंप्रेशन नहीं देना चाहता। इसलिए वो पोलाइटली अपना इंट्रो देता है और उसका शुक्रिया अदा करता है क्योंकि रियो ने उसका जान बचाया है। लेकिन रियो बोलता है कि थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने कुछ ज्यादा किया ही नहीं, मैं बस तुम्हें मेरे घर पे ले आया है और कुछ नहीं। इतना बोलने के बाद रियो सीरियस हो जाता है। एनो बोलता है कि मुझे माफ करना, तुम्हारे अलावा तुम्हारे कोई भी साथी नहीं बचा है, सब लोग मर चुका है। तब एबेल रियो से कहता है कि उनके लिए बुरा महसूस मत करो और बताता है कि उसकी बोट पर बाकी सब लोग स्मगलर थे। जैसे ही वो सारे के सारे डिटेल्स बताने लगता है रियो को, उसके पेट से आवाज आता है। तो रियो कहता है कि वो लंच करते करते इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। अब जब वो दोनों अच्छे से मिल चुके हैं, एबेल रियो से पूछता है कि क्या उसके पास कोई कपड़ों का सेट नहीं है। रियो कैजुअली बताता है कि वो नहीं बना सकता है क्योंकि उसके पास ना कोई थ्रेड है ना कोई कपड़ा है जिससे वो न्यू कपड़े बना सके। एबेल कहता है कि रियो किसी भी पास के टाउन से कपड़े खरीद ले, पर तुरंत उसे समझ आता है कि शायद रियो के पास कोई पैसा नहीं है क्योंकि वो एक साधु की तरह जीवन जी रहा है। वैसे भी एबेल को नहीं पता कि वो कहाँ है, वो बस मान रहा है कि उसके आसपास कोई टाउन होगा। तो रियो उसे सिचुएशन समझाता है और कहता है कि इधर के आसपास कोई टाउन नहीं है, इसलिए उसे ऐसे जीना पड़ रहा है। एबेल पूछता है कि रियो खाना और चीजें कैसे इकट्ठा करता है। रियो कहता है कि वो एक वाटर मैजिशियन है, जो सुन के एबेल बहुत ज्यादा चौंक जाता है। लेकिन साथ ही साथ एबेल बहुत ज्यादा इम्प्रेस भी होता है क्योंकि उसके हिसाब से सेंट्रल प्रोविंस में सिर्फ 50% लोग ही मैजिक यूज कर सकता है। ये सुनकर रियो को थोड़ा बुरा लगता है क्योंकि एंजल मिचेल ने उसे बताया था कि सिर्फ 20% लोग ही मैजिक यूज कर सकता है। खैर, इधर एबेल कुछ चेक करना चाहता है, इस वजह से वो रियो से कहता है कि जिधर वो जहाज टूटा था मुझे उधर ले चलो। जब वो दोनों उधर पहुँचते हैं तो एबेल बहुत ज्यादा चौंक जाता है क्योंकि उधर कोई भी बॉडी नहीं पड़ा था। रियो कहता है कि शायद बॉडी समुद्र की पानी बहाकर ले गया है या फिर कोई खूंखार मॉन्स्टर खा लिया है। इसका मतलब अगर रियो एबेल को नहीं बचाता
जाता और इधर से नहीं ले जाता तो शायद अभी तक एबेल किसी मॉन्स्टर का भोजन बन जाता। इसलिए एबेल और भी ज्यादा रियो के एहसानमंद हो जाता है और बोलता है कि चाहे हम दोनों अनजाने हैं लेकिन तुम एक सच्चे दोस्त हो। वेल उसके बाद एबेल टूटा हुआ शिप में कुछ ढूंढता है पर उसे वो नहीं मिलता जिस चीज को लेने के लिए वो इधर आया था। इसलिए वो अपना प्लान्स बदल देता है और डिसाइड करता है कि वो अब अपना दोस्त से मिलेगा। एबेल आगे कहता है कि वो अपना दोस्त से लॉन टाउन में मिलेगा जो उसके हिसाब से उनके नॉर्थ में है और रियो को इनवाइट करता है कि वो भी उसके साथ चले क्योंकि उसे एक गाइड की जरूरत है जो उसे लॉन टाउन तक ले जा सके। लेकिन लियो को भी नहीं पता कि लॉन टाउन है किधर, पर फिर भी वो गाइड बनने के लिए मान जाता है और कहता है कि वो कल सुबह सफर शुरू करेंगे क्योंकि उसे कुछ तैयारी करनी होगी। एबेल मान जाता है और हैंडशेक करके ये डील पक्की कर लेता है। शाम को रियो अपनी स्टारड्यू वैली वाली जिंदगी अलविदा कहता है और जंगल में डलाहान से मिलने जाता है, वही मिथिकल क्रिएचर जिसने उसे ट्रेनिंग दिया था। रियो डलाहान से कहता है कि वो कल इधर से जा रहा है पर वादा करता है कि वो एक दिन वापस जरूर आएगा। वो अपना ग्रेटिट्यूड दिखाता है डलाहान को उन सब चीजों के लिए जो उसके लिए किया था उसने। अब रियो डिसाइड करता है कि वो अपने गुरु के साथ एक आखिरी बार डुएल करेगा। दोनों पूरी ताकत से लड़ता है और लंबा बैटल के बाद तो जो होना था वही हुआ, मतलब डलाहान फिर से जीत गया। वेल जाने से पहले डलाहान रियो को एक फेयरवेल गिफ्ट देता है एंड वो गिफ्ट था एक प्रॉपर मेन कैरेक्टर का आउटफिट जो इस बेघर लूजर को उसने दिया है। अगले दिन सुबह रियो अपना नया आउटफिट पहनकर एबेल के साथ नॉर्थ की तरफ सफर शुरू करता है अपनी मेडिवल सोलो लाइफ को पीछे छोड़कर। रास्ते में उनके सामने एक वाइल्ड बोअर आता है। एबेल उसे हैंडल करने के लिए आगे बढ़ता है। भले एबेल को मैजिक नहीं आता है पर वो स्वॉर्ड स्किल का यूज करता है जिससे उसकी मूवमेंट इनहेंस हो जाता है और एक ही स्ट्राइक में वो बुआर को मार देता है। ये दोनों चलता जाता है लेकिन जंगल खत्म ही नहीं होता है। रात को दोनों एक बड़े पेड़ के नीचे कैंप लगाता है। गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट था, अगर तुम लोग अभी भी वीडियो को देख रहे हो तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया करो यार, क्या ही आता है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अगले दिन सुबह वो सफर को कंटिन्यू करता है और एक तालाब के पास पहुँचता है जिधर उन दोनों का नजर पड़ता है एक लिजर्ड कपल के ऊपर जो अपना प्राइवेट मोमेंट थोड़ा सा एंजॉय कर रहा था। एबेल उनसे फाइट नहीं करना चाहता। वो कहता है कि लिजर्ड मैन काफी स्ट्रांग होते हैं जिस वजह से वो दोनों उनको छोड़ के आगे बढ़ने लगता है। लेकिन तभी रियो अपनी डिटेक्शन स्किल से महसूस करता है कि कुछ क्रिएचर उनकी तरफ भाग के आ रहा है। रियो सोचता है कि शायद लिजर्ड मैन ने उन्हें देख लिया है। एबेल रियो से कहता है कि वो उसके पीछे रहे पर रियो मना कर देता है क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि काफी एनिमीज उनके तरफ आ रहा है। एबेल को लगता है कि बिना मैजिक स्टफ के रियो का मैजिक कोई काम नहीं आएगा। लेकिन थोड़ी देर में एबेल सरप्राइज होता है जब वो देखता है कि रियो को कोई स्टफ की जरूरत नहीं है, उसे तो कोई चैंट करने की भी जरूरत नहीं है भाई। एक पल में यो काई आइस क्रिस्टल सुमन कर लेता है और उन्हें 4 अप्रोचिंग लिजर्ड मैन पर छोड़ देता है जो सबको तुरंत ही गिरा देता है कुछ ही सेकंड में। ये पूरी फाइट जो एबेल खत्म नहीं कर पा रहा था रियो उसे इजीली खत्म कर देता है। जब रियो मॉन्स्टर को हरा देता है एबेल उसे पूछता है कि उसने क्या यूज किया क्योंकि उसने पहले कभी ये नहीं देखा। लेकिन रियो उसे बताता है कि अरे ये तो ज्यादा कुछ खास नहीं है, मैं तो बस वाटर लेंसर का यूज किया। वो बताता है कि ज्यादा ध्यान मत दो, ये कुछ खास नहीं है। लेकिन एबेल को कुछ और ही लगता है क्योंकि उसने देखा है कि रियो ने एक साथ 4 लेंसर्स इन्वोक किया जबकि उसके हिसाब से मेजेस सिर्फ एक ही वक्त में एक ही मैजिक यूज कर सकता है। एबेल कहता है कि वो इस बात को लेके बहुत ज्यादा परेशान है बट रियो उसे हंसकर बोलता है कि उसे भी इस विषय पे कुछ पता नहीं है। रियो बात को डाइवर्ट करने की कोशिश करता है पर एबेल इंसिस्ट करता है और कहता है कि उसके जानने वाले विंड मेजेस सिर्फ एक ही टाइम पे एक ही मैजिक यूज कर सकता है। तब रियो उसे कहता है कि अरे तुम भूल रहे हो क्या, मैं एक वाटर मेज हूँ। अब सफर दोबारा से कंटिन्यू करने से पहले रियो एक गिलास पानी बाहर निकालता है ताकि वो दोनों पानी को पी सके। वो एबेल से कहता है कि वो दोनों थक गया है और उन्हें लंबा सफर करना है इसलिए पानी पीना जरूरी है। पानी से याद आया गाइस, पानी पी लो क्योंकि पानी पीना अच्छा होता है। जो भी हो एबेल पानी ले लेता है पर फिर भी उसके मन में ये एक चिंता रहता है कि रियो एक के बाद एक जो मैजिक वगैरह दिखा रहा है उसने कभी ये सब देखा ही नहीं। मतलब हमारे रियो का मैजिक सबसे बहुत ज्यादा अलग था पर रियो उसे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देता। अब दोनों फिर से सफर कंटिन्यू करता है और जैसे ही वो दोनों लोन टाउन के करीब पहुंच जाता है एबेल रियो को एक कॉइन देता है जो इस टाउन पे खर्चा कर सकते हैं। हमारा रियो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि वो इस दुनिया पे आने के बाद पहली बार पैसा देख रहा है। उसकी ये एक्साइटमेंट देखकर एबेल उसे बताता है कि ऐसे और भी करेंसी से और ये करेंसी नाइटली किंगडम की है जिसका लुआन का एक हिस्सा है। फिर एबेल आगे बताता है कि उस किंगडम में और 3 सिटी है, एक लूना, हॉन्डेलो फेडरेशन और दोही एम्पायर। जैसी एबेल ने दोही का नाम लिया तब रियो अचानक से अजीब सा बिहेव करता है जिससे एबेल को लगता है कि शायद रियो को पहले उस सिटी से कोई संबंध रहा होगा। एबेल उससे इस विषय पे
पूछता है, लेकिन रियो बोलता है कि अरे नहीं नहीं, मुझे तो बस इस सिटी का नाम पसंद नहीं आया, ये बहुत ज्यादा बेकार नाम है जिस वजह से मैंने ऐसा रिएक्ट किया। फिर हम देखते हैं कि दोनों आगे बढ़ता जाता है एंड एक जगह से जैसे गुजर रहा होता है वो लोग नोटिस करता है कि एक रॉक थोड़ा सा हिल रहा होता है। एबेल उस रॉक के ऊपर अटैक करता है एंड हम देखते हैं कि रियो भी उसके ऊपर अटैक कर देता है, बट तभी दोनों रियलाइज करता है कि दोनों एक रॉक गोलेम के इलाका में आ चुका है। एबेल उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन उसके अटैक करने के बाद भी वो दोबारा से रीजनरेट हो रहा था, मतलब वो वाला गोलेम। लेकिन तब रियो एक 10 लेयर वाला आइस क्रिएट करता है एंड उसके ऊपर फेंकता है। थोड़ी देर बाद दोनों नोटिस करता है कि ये गोलेम हिल नहीं रहा था, मतलब इसका काम तमाम हो चुका है। वेल तभी दोनों रियलाइज करता है कि ये सारे गोलेम अपना पावर बैक से पाता है, मतलब जब भी गोलेम अपने बैक से खड़ा रहता है तब गोलेम के पास ताकत आता है, लेकिन जब भी उनका बैक जमीन से टच नहीं होता उन लोगों के पास कुछ ताकत नहीं रहता। वेल तभी दोनों नोटिस करता है कि एक स्टोन है उसके ऊपर एंड डिसाइड करता है कि वो स्टोन एबेल लेगा। रियो बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं बाकी गोलाम से ले लूंगा वो सब। लेकिन जैसे वो पीछे मुड़ता है वो देखता है कि अभी भी उसका आइस गला नहीं है, मतलब वो सारे गोलेम उनके अंदर फ्रीज है। फिर ये दोनों आगे बढ़ता रहता है एंड कुछ दूर जाते ही उन लोगों के सामने और एक मॉन्स्टर आ जाता है, मतलब वो लोग एक मॉन्स्टर के सामने आ जाता है। रियो को लगता है कि ये बस एक मेंढक है, मतलब एक फ्रॉग है, बट एबेल बोलता है कि नहीं, ये हिम्मत है। वेल तभी हम देखते हैं कि कुछ और मॉन्स्टर आके हिम्मत के ऊपर अटैक कर देता है। लकीली ये दोनों बच जाता है क्योंकि ये दोनों छुपा हुआ था। हम देखते हैं कि हिम्मत एंड उन मॉन्स्टर के साथ फाइट स्टार्ट हो जाता है, जिधर हिम्मत के ऊपर वो मॉन्स्टर अटैक कर रहा था, लेकिन हिम्मत के ऊपर कुछ असर नहीं हो रहा था इसका। लेकिन जैसे हिम्मत अपनी मैजिकल पावर से उसके ऊपर अटैक करता है वो मॉन्स्टर चुटकियों में गिर जाता है एंड हिम्मत इस मैच को जीत जाता है। अब रात में दोनों बैठ के बातें वगैरह कर रहा होता है। वो दोनों बात करते हैं उस मैजिक नेगोशिएशन के बारे में जो हिम्मत ने फाइट के दौरान यूज किया था। एबेल कहता है कि उसने सिर्फ इसे डेंजन्स में ट्रैप के रूप में देखा है। डेंजन का नाम सुनते ही रियो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। जब एबेल इसे नोटिस करता है तो पूछता है कि क्या रियो को डेंजन पसंद है। रियो कहता है कि हाँ। तब एबेल कहता है कि वो बहुत ज्यादा लकी है क्योंकि पूरे किंगडम में सिर्फ एक ही डेंजन है एंड वो भी लूना सिटी में जहाँ वो दोनों जा रहे थे। रियो मजाक में कहता है कि एबेल ने उसे ये बात पहले क्यों नहीं बताई। वेल तब एबेल कहता है कि क्योंकि उसे पता नहीं था कि रियो को डेंजन पसंद है। जब रियो इंसिस्ट करता है कि और क्या बातें एबेल उससे छुपा रहा है, तब एबेल उससे पूछता है क्या तुमने डुअर्ब्स और एल्व्स देखा है। वो आगे बताता है कि लूना में कई डुअर्ब्स है और वो काफी स्ट्रॉन्ग है। रियो कहता है कि उसे ये ऑलरेडी पता है, जो सुन के एबेल बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि रियो को कैसे पता। फिर एबेल कहता है कि लूना में सिर्फ एक एल्फ है और रियो कहता है कि मुझे ये बात भी पता है, जो सुन के वो और भी ज्यादा शॉक्ड होता है। फिर वो अपना सफर कंटिन्यू करते हैं और जब वो दोनों माउंटेन के आसपास पहुंचते हैं रियो एबेल को बताता है कि उस हिल के ऊपर एक ह्यूमन कम्युनिटी है। एबेल एक्सपेक्ट नहीं करता कि रियो को ये सब कुछ पता होगा, इसी वजह से एबेल रियो से पूछता है कि तुम्हें ये सब कैसे पता। रियो को याद आता है कि उसे ड्रैगन ने बताया था ये सब जब वो दोनों बात कर रहे थे कुछ दिन पहले, लेकिन रियो को पता है कि ये बात वो एबेल को नहीं बता सकता, इसलिए वो एबेल को कहता है कि मैं भूल गया कि मुझे ये सब कुछ कैसे पता है। जैसे ही वो चल रहे होते एक हाई ग्रेड मॉन्स्टर उन्हें थ्रेटन करता है। जब एबेल उसकी प्रेजेंस महसूस करता है तो फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है, पर जब वो उस माइटी माउंटेन मॉन्स्टर को देखता है तो वो इतना ज्यादा डर जाता है कि उसे सांस लेना मुश्किल हो जाता है। लकीली रियो उसकी अटेंशन खींचता है और मॉन्स्टर पर मीट फेंकता है। जब वो पार्ट मीट खा लेता है वो उन्हें छोड़कर चली जाती है। इधर एबेल सुकून की सांस लेता है और खुश होता है कि रियो ने उसकी इज्जत बचा लिया है। फिर वो दोनों सोचने लगता है कि इस एरिया में कुछ न कुछ अजीब है, क्योंकि जो मॉन्स्टर वो लोग इधर देख रहे हैं वो मॉन्स्टर नॉर्मल नहीं है। जब वो दोनों हिल के साइड में जाता है तो वो देखता है कि कई वेबनर्स एक और मॉन्स्टर की लाश को खा रहा था। उन्हें समझ आता है कि वो दोनों सही जगह पर है क्योंकि वेबनर्स नॉर्थ के साइड में ही पाया जाता है। इधर एबेल एक झटपट सा प्लान बनाता है और वो कहता है कि हमें फाइट नहीं करना चाहिए, पर हमारा रियो बोलता है कि नहीं, मुझे लगता है कि हमें फाइट करना चाहिए और अगर फाइट करनी है तो अभी बेस्ट टाइम होगा जब वेबनर्स जमीन पर है। देखते ही देखते हम देखते कि दोनों उन वेबनर्स के साथ फाइट वगैरह करता है एंड दोनों ही जीत जाता है। पर फिर और ज्यादा वेबनर्स उधर आ जाता है, लेकिन रियो अपना मैजिक यूज करता है एंड उन्हें आसमान में ही मार देता है। एबेल उनके जेम्स लेने चला जाता है। एबेल फाइट से ऑलरेडी एक्साइटेड होता है, तो जब और ज्यादा मॉन्स्टर उधर आता है तो वो और ज्यादा खुश हो जाता है। जब फाइट खत्म हो जाती है वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराता है और ये एक ग्रेट पार्टनरशिप होती है। एंड इधर इस एनिमे का पार्ट 1 खत्म होता है। भाई लोग चिंता मत करो, ये अभी न्यू एनिमे आया है एंड ये एनिमे ना एकदम जबरदस्त होने वाला है। इसके पास अभी तक 2 ही एपिसोड आया है, तो वीडियो को जम के लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करते रहो। अगर ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट आएगा तो मैं जरूर इसका नेक्स्ट पार्ट लाऊंगा। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।